मूवी स्टार्ट होती है एक मीटिंग से जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हर साल नई दिल्ली में होती है, जहां पर जैक जो कि मौसम विभाग में एक साइंटिस्ट हैं वो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। जैक कहते हैं कि पृथ्वी जल्द ही एक ध्रुवीय तबाही का सामना करने वाली है जिसमें सब कुछ जम जाएगा। वहां पर सब जैक से पूछते हैं कि उस तबाही को आने में अभी कितना समय बाकी है, तो जैक कहते हैं कि कुछ 100-200 साल लगेंगे। फिर जैक कहते हैं कि अगर हमने इसी तरीके से ईंधनों को जलाना बंद नहीं किया तो हमारी आने वाले जनरेशन को इस बात का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक एक दूसरे साइंटिस्ट से मिलते हैं और वो अपनी अपनी रिसर्च के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो अचानक से बहुत तेज स्नोफॉल होने लगती है जो कि मौसम में बदलाव का इशारा है। कुछ महीनों के अंदर ही दुनिया के अलग अलग देशों में वातावरण में बहुत भयंकर बदलाव आए हुए होते हैं। जापान में तो पत्थर वाली बर्फ की बरसात भी होने लगती है जिसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। उसी समय स्कॉटलैंड में बैठे साइंटिस्ट टेरी को पता चलता है कि समुद्र के बहुत सारे हिस्सों में बहुत बुरी तरीके से तापमान में गिरावट आई है। तापमान इतना गिर चुका है कि वहां पर सेटअप करी गई मशीनें भी जमकर काम करना बंद कर देती हैं। तभी स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट नोटिस करते हैं कि पृथ्वी पर भयंकर तूफान की संभावनाएं बन रही हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि जैक अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट छोड़ने आया हुआ होता है। सैम एक जीनियस स्टूडेंट है जो कि न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों के साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा होता है। सैम अपने पिता से हमेशा ही गुस्सा रहता है क्योंकि उसके पिता अपने काम की वजह से कभी भी सैम को समय नहीं दे पाते। जैक सैम से कहता है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तब उसके पास फैमिली के लिए समय ही समय होगा। फिर सैम अपने बेस्ट फ्रेंड्स लॉरा और ब्रायन के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पंछी एक साथ झुंड बनाकर पश्चिम की ओर जा रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हों। तभी टेरी जैक को ऑफिस से कॉल लगाता है और उसे समुद्र में तापमान की गिरावट के बारे में बताता है। टेरी कहता है कि एक भयंकर तबाही बहुत जल्द उनकी तरफ आ रही है और अब तो उनके पास बच के भागने का समय भी नहीं बचा है। जब जैक उससे पूछता है कि क्या ये कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है तो टेडी उसे बताता है कि पृथ्वी पर 10,000 सालों में पहले ऐसी तबाही कभी नहीं आई। तभी कैलिफोर्निया में मौसम विभाग के सेंटर पर एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि लॉस एंजलिस में बर्फीले पत्थरों की बरसात हो रही है। ये सुनकर वो टीवी में न्यूज ऑन करता है और पता चलता है कि ये सब सच है। वो तुरंत ही कुछ रिसर्च करके अपने बॉस को कॉल लगाता है और कहता है कि कैलिफोर्निया में भारी बवंडर के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बवंडर ने ऑलरेडी शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी है। धीरे धीरे 2-3 बवंडर शहर में बन जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। बिगड़ते मौसम को लेकर वॉशिंगटन में एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई जाती है। मीटिंग में एक साइंटिस्ट बताते हैं कि मौसम में ये भयंकर बदलाव केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। तभी मीटिंग में मौजूद जैक बोलता है कि ये सब समुद्र में गिरते तापमान के कारण हो रहा है। जैक ये भी कहता है कि ये सब तो केवल शुरुआत है, प्रकृति का भयंकर रूप तो आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। अगले सीन में जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें समय की गंभीरता को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इससे पहले कि मौसम बद से बदतर हो जाए उन्हें लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिका के उत्तरी इलाकों को खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में भारी स्नोफॉल होने लगती है जिसकी वजह से 3 हेलीकॉप्टर क्वीन को वहां से निकालने आए हुए होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही हेलीकॉप्टर के सारे पुर्जे जाम हो जाते हैं। इतने कम तापमान के कारण हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स भी काम करना बंद कर देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे करके पायलट हेलीकॉप्टर से बाहर आता है और वो बाहर निकलते ही जम जाता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त मौसम में बदलाव को देखते हुए वापस से वॉशिंगटन जाने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन सारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अभी बंद हैं। वो सड़कों पर किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस को ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी एक भयंकर सुनामी न्यूयॉर्क की ओर आने लगती है और वहां तबाही मचा देती है। सैम और उसके दोस्त भागकर नेशनल लाइब्रेरी हॉल में छिप जाते हैं, लेकिन हजारों लोगों की जान उस सुनामी में चली जाती है। फिर टेरी जैक को कॉल करके ब्रिटेन के मौसम के बारे में जानकारी देता है। टेरी ये भी बताता है कि ब्रिटेन का बर्फीला तूफान बहुत जल्द यूएस की तरफ भी आ रहा है। टेरी की रिसर्च से ये भी पता चलता है कि दुनिया के 3 हिस्सों में भयंकर बर्फीले तूफान के आसार बन रहे हैं जो कि समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं और यूके में तो सब जमना शुरू हो ही चुका है। उस समय सैम लाइब्रेरी के अंदर टेलीफोन ढूंढने लगता है क्योंकि लाइब्रेरी में कोई फोन रिसेप्शन है ही नहीं। कुछ समय बाद लाइब्रेरी के नीचे वाले फ्लोर पर उसे एक टेलीफोन मिल जाता है जो कि बस पानी में डूबने ही वाला होता है। अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए वो तैरकर फोन तक जाता है
और उन्हें कॉल लगाता है। जैक को ये जानकर बहुत सुकून मिलता है कि उसका बेटा और उसके दोस्त अभी जिंदा हैं। जैक सैम को तूफान से डील करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। वो उसे बताता है कि एक तूफान आने वाला है और उन्हें उस लाइब्रेरी के अंदर ही रहना है जब तक कि वो तूफान वहां से चला न जाए, और अगर उन्होंने बाहर निकलने की गलती की तो वो सब लोग तुरंत जम जाएंगे। ये सुनकर सैम थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जैक उसे कहता है कि वो जल्दी उन सब लोगों को वहां लेने आ रहा है। अगले दिन सब लोग लाइब्रेरी में राशन और कपड़े इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक उसी समय उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो खिड़की से देखते हैं कि एक कार्गो शिप वहां तैर कर आ गई है। दूसरी तरफ वाशिंगटन की मीटिंग में जैक सबको मौसम की कंडीशन के बारे में बताता है। फिर वो सबको डराते हुए कहता है कि ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी भयंकर ध्रुवीय तबाही तो अपने रास्ते में है। फिर वो सजेस्ट करता है कि अमेरिका के साउथ के कुछ हिस्सों को तुरंत ही खाली करवाना पड़ेगा अगर लोगों की जान बचानी है तो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस मौसम में इतने सारे शहरों को खाली करवाना लगभग नामुमकिन है। फिर वो ये भी पूछते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के लोगों का क्या होगा, तो जैक जवाब देता है कि उन सब लोगों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अगर वो लोग अब अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो कुछ समय में आने वाले बर्फीले तूफान में वो लोग जम जाएंगे। बेहतर है कि वो लोग अपने घरों में रहकर ही अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करें। प्रेसिडेंट जैक की बात मान जाते हैं और साउथ के लोगों को मैक्सिको की तरफ जाने का ऑर्डर देते हैं। उधर लाइब्रेरी में कुछ लोग खिड़की में से कुछ लोगों को बर्फीले तूफान में कहीं जाते हुए देख लेते हैं और सोच बैठते हैं कि वो लोग किसी गर्म शहर की तरफ जा रहे हैं। लाइब्रेरी में कुछ लोग उन लोगों के साथ जाने का डिसाइड करते हैं। सैम वहां सबको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उन लोगों के साथ जाकर वो अपनी जान गंवा बैठेंगे, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगते हैं। बस सैम के दोस्त और कुछ और लोग ही लाइब्रेरी में रुकने का फैसला करते हैं। उधर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने दो दोस्त फ्रैंक और जेसन के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है। उधर लाइब्रेरी में सैम और उसके दोस्त पूरी लाइब्रेरी में कुछ खाने का सामान ढूंढने लगते हैं और नसीब से उन्हें कुछ वेंडिंग मशीन्स भी मिल जाती हैं जिसमें कुछ खाना रखा होता है। वो लाइब्रेरी की बहुत सारी बुक्स जलाने के लिए भी इकट्ठी करते हैं। उधर जैक और उसके दोस्त इतनी भारी स्नो में एक कार से जा ही रहे होते हैं कि उनकी कार एक बड़े गड्ढे में फंस जाती है। मजबूरी में वो तीनों पैदल ही अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। कुछ घंटों तक चलने के बाद वो लोग एक छोटी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। फ्रैंक गलती से बिल्डिंग के ग्लास को तोड़कर नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शीशा और टूटने लगता है। ये देखकर फ्रैंक अपनी रस्सी खुद ही काट देता है और अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उसके दोस्त उसे छोड़कर आगे बढ़ सकें। उधर लाइब्रेरी में लॉरा को बहुत तेज बुखार आया हुआ होता है। उसके दोस्त उस बुखार की वजह को जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लॉरा के पैर में एक घाव है जिसकी वजह से उसे ब्लड पॉइजनिंग हो गई है। उनके ग्रुप में एक लेडी बुक से रिसर्च करके बताती है कि लॉरा को जल्द ही एक पेनिसिलिन के इंजेक्शन की जरूरत है, वरना उसका पैर काटना पड़ेगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए सैम पास वाली कार्गो शिप में होकर आने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि शायद उसको वहाँ पर कोई दवाई मिल जाए। ब्रायन और एक दूसरा लड़का जेडी भी उसके साथ चलकर उसकी मदद करने को कहते हैं। उधर वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। साइंटिस्ट्स को ये पता चलता है कि न्यूयॉर्क की तरफ बर्फीला तूफान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उधर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा है। तभी जेसन थकान के मारे बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से जैक को उसे खींचकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। उधर लाइब्रेरी में वो तीनों कार्गो शिप के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तभी शिप के अंदर कुछ भूखे भेड़िए भी घुस जाते हैं। सैम, ब्रायन और जेडी तीनों शिप की किचन में घुस जाते हैं और वहाँ उन्हें पेनिसिलिन की एक बोतल मिल जाती है। फिर वो शिप में थोड़ा और घूमते हैं ताकि उन्हें कुछ और काम की चीजें मिल सकें, पर तभी एक भेड़िया उन पर अटैक कर देता है। सैम और ब्रायन किसी तरह दूसरे कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन जेडी को वो भेड़िया काट लेता है। लेकिन किसी तरह वो लोग जेडी को उन भेड़ियों से बचा लेते हैं। सैम खिड़की के बाहर देखता है कि आसमान में कुछ हलचल हो रही है और वो समझ जाता है कि बर्फीला तूफान उन तक पहुंच चुका है। वो समझ जाता है कि अब उनके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। इसी वजह से वो किसी तरह खिड़की से बाहर जाकर शिप के अंदर आता है और उन भेड़ियों का ध्यान भटकाकर उन्हें किसी और कमरे में बंद कर देता है। फिर वो वापस से जेडी और ब्रायन के पास जाता है, लेकिन जेडी अपने पैरों पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो सैम एक स्लेज लेकर आता है और जेडी को उस पर लिटाकर वो लोग उसे खींच करके लाइब्रेरी वापस लेकर के जाते हैं। उधर जैक भी ये बात नोटिस कर लेता है कि तूफान वहां पर पहुंच चुका है और बिना टाइम वेस्ट किए वो किसी भी घर में अपने दोस्त को डाल देता है और फिर खुद भी वहां पर घुस जाता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, बाहर सब कुछ जमने लगता है और अंदर भी सब कुछ जमना शुरू हो जाता है।
उधर वो तीनों भी बिल्कुल ठीक समय पर लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और अपनी मौत से बिल्कुल इंच भर की दूरी से बच के निकल आते हैं। फिर वो सारी बुक्स को धीरे धीरे आग में डालने लगते हैं ताकि आग जलती रहे, क्योंकि इस समय पर केवल एक आग ही है जो उनकी जान बचा सकती है। जैक भी उस घर में वहां पर चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद जेसन जागता है और देखता है कि उसके आसपास सब कुछ जम चुका है। वो बर्फीला तूफान अब जा चुका है। जैक वापस तैयार होकर अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जेसन उसे कहता है कि बाहर अभी भी खतरा हो सकता है। लेकिन जैक उसे कहता है कि उनके पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उस रात वो दोनों एक टेंट में ही रात गुजारते हैं और आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। जैक कहता है कि इंसानों ने पहले भी बर्फीले तूफानों में सर्वाइव किया है, लेकिन अगर इंसान प्रकृति को लेकर सावधान नहीं है तो इंसानों का अंत भी हो सकता है। फाइनली इस भयंकर मौसम के हफ्तों बाद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर बादल छटते हुए दिखाई देते हैं और तूफान ब्रिटेन से भी लगभग खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे पृथ्वी का मौसम साफ हो रहा है। जैक भी अपने टेंट से बाहर निकलकर देखता है तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और सूरज भी निकल चुका है। कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद वो दोनों न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि सब कुछ जम चुका है। स्टैचू से लेकर बिल्डिंग हर चीज जम चुकी है। लेकिन जब वो लोग जीपीएस की मदद से लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी लाइब्रेरी बर्फ से ढक चुकी है। वो ये देखकर वहां से निराश होकर जाने ही लगते हैं कि जैक देखता है कि लाइब्रेरी में अभी भी एक अंदर जाने की छोटी सी जगह बची है। जैक और जेसन बिना कुछ सोचे वहां से अंदर घुसते हैं और अंदर जाकर सैम को आवाज लगाने लगते हैं। उन्हें एक कमरे के अंदर सैम और उसके दोस्त मिल जाते हैं। वो लोग आग की वजह से अभी भी जिंदा हैं और फाइनली हफ्तों के बाद सैम अपने पिता जैक को देखकर गले लगा लेता है। मैक्सिको में नए प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में वे अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। इस न्यूज को सुनकर उन्हें बहुत खुशी होती है और वो टेलीविजन पर आकर अनाउंस करते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट में जो लोग सर्वाइवर्स के रूप में बचे हैं उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा। मूवी के आखिरी सीन में हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क की तरफ सर्वाइवर्स को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर अभी काफी लोग जिंदा हैं। सभी लोग बिल्डिंग की छतों पर आ जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर जैक और उसके ग्रुप के पास भी पहुंचता है। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस से पृथ्वी की तरफ देखकर बोलता है कि उसने पृथ्वी पर इतना साफ आसमान पहले कभी नहीं देखा। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।